तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं कात्यायनी चतुर्वेदी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। और हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। ग्रीष्मकालीन मूंग की अधिक पैदावार देने वाली किस्में और वैज्ञानिक तरीके से बुआई। गर्मियों में हरे चारे के भरपूर उपज के लिए चारा फसलों की वैज्ञानिक तरीके से खेती। भेड़ों की ऊन कतरने वाली मशीन का महत्व और उपयोग। हमारे प्रदेश में रबी फसलों की कटाई के बाद खेत खाली हो जाते हैं और ऐसे में जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई जल की व्यवस्था है वो ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती करके अच्छा लाभ ले सकते हैं। तो ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती से अधिक पैदावार लेने के लिए कौन सी किस्म का चुनाव करें और खेत तैयारी से लेकर बुआई तक के सभी कार्यों को किस तरह संपादित करेंगे, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर शेखर सिंह बघेल से। तो अभी रबी का मौसम चल रहा है और रबी की जो भी फसलें हैं वो लगभग अपनी कटाई की दशा में या अंतिम अवस्था में आ चुकी हैं और कुछ ही समय में हमारे किसान भाइयों का खेत खाली हो जाएंगे। खेत खाली होने के बाद अगर हम मूंग की खेती करें तो ये एक हमारे लिए सर्वोत्तम विकल्प है जो कि कम समय में और ग्रीष्मकाल में उत्तम उत्पादन देती है और किसानों के एक अतिरिक्त लाभ के रूप में प्राप्त होती है। मूंग की खेती करने के लिए सबसे पहले बात आती है कि हम किस प्रकार से बीजों का चुनाव करें। जैसे मूंग की कुछ खास किस्में जैसे PDM 139 139, इसकी अवधि लगभग 65 से 70 दिन होती है और इसकी उपज की बात करें तो लगभग 10 से 11 कुंटल पर हेक्टेयर। अगर हम दूसरी किस्म की बात करें तो हमबन जो किस्म है इसकी अवधि लगभग 60 से 70 दिनों के बीच में होती है और उपज भी लगभग 10 से 12 कुंटल पर हेक्टेयर। और इसमें एक विशेष गुण होता है, इसका बीज हरा होता है और जो विषाणु रोग होता है पीला विषाणु रोग, इसकी निरोधक किस्म है और व्यापक क्षेत्र के लिए एक उपयुक्त किस्म मानी जा सकती है हमबन। इसके बाद किस्म आती है PDM 11। इसकी अगर हम अवधि की बात करें तो लगभग 74 से 75 दिन की ये किस्म है और इसकी उपज 8 से 9 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक आती है। ये भी एक उत्तम किस्म मानी जा सकती है। इसके अलावा मूंग की अगर हम अगली किस्म की बात करें तो TJM 3 जो किस्म है इसकी अवधि लगभग 65 से 70 दिन की होती है और इसकी भी उपज हम लगभग 9 से 10 कुंटल पर हेक्टेयर तक ले सकते हैं। मूंग की खेती के लिए इन किस्मों का चुनाव करें और खेत में इनकी बुआई करें। किसान भाइयों, अभी आपने मूंग के उन्नत बीज चयन के समय रखने वाली सावधानी के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं खेत की तैयारी और उर्वरक प्रबंधन के बारे में। तो सबसे पहले रबी फसलों की कटाई के बाद खेतों को अच्छी तरीके से साफ सफाई कर लें। खेतों की सफाई करने के बाद इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि हमें कल्टीवेटर के माध्यम से लगभग 1 से 2 बार हमारे खेत में कल्टीवेटर चलाना है ताकि अच्छी तरीके से खेत तैयार हो जाए। खेत तैयार करने के बाद पाटा लगाकर हमको उसमें मूंग की खेती करनी है। एक बात और विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको कि जब भी आप बुआई कर रहे हैं उसके पहले खेत में आप 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटास इसकी मात्रा बुआई के पहले ही खेत में अच्छी तरीके से मिला देवें, इसके बाद ही बुआई करें। किसान भाइयों, मूंग की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए बीज की उचित मात्रा तथा बीजोपचार करना तो जरूरी होता ही है। साथ ही साथ मूंग की वैज्ञानिक बुआई तकनीक पर भी ध्यान देना होगा। तो आप किस तरह से करें इन कार्यों को, आइए जानते हैं।
किसान भाई एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि जो बीज की मात्रा है वो लगभग 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना है। एक बात विशेष रूप से ध्यान रखें, जब भी हम बुआई करते हैं तो उसके पहले हमको खेत में जो बीज हैं उनका अच्छी तरीके से हमको बीजोपचार करना है। बीजोपचार करने के लिए सबसे पहले आप फफूंदनाशी दवा जैसे कि वावेस्टिन है, वावेस्टिन की लगभग 1.5 से 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उसको अच्छी तरीके से मिला लेवे और मिलाने के बाद बीजों को राइजोबियम कल्चर जो होता है उससे बीजोपचार करना चाहिए। बुआई करने के लिए इस बात का ध्यान रखें कि जब भी हम कल्चर का इस्तेमाल करें तो उसके 3 से 4 घंटे के बाद तक हम बुआई कर देवें। उसके ज़्यादा देर तक बीजों को दवाई लगाने के बाद बाहर सूखे स्थान पे ना छोड़ें। किसान भाइयों, ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए कतार से कतार की दूरी 20 से 22 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर और बीज की गहराई 4 सेंटीमीटर रखते हुए बुआई करें। इसके अलावा मूंग की फसल में खरपतवार नियंत्रण और सिंचाई प्रबंधन कैसे करना है, आइए जानते हैं। बुआई करने के बाद इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, चूंकि ग्रीष्मकाल है तो पानी की कमी आपके खेतों में नहीं होनी चाहिए। नमी पर्याप्त मात्रा में बनी रहे ताकि पौधों का बढ़वार अच्छी हो और लगभग 10 से 15 दिन बाद आप इस बात को देखें कि कहीं आपकी खरपतवारों की संख्या तो नहीं बढ़ रही है खेत में, तो आपको निदाई गुड़ाई कराना है। निदाई गुड़ाई कराते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि खेत में जो हमारा पानी है या नमी है उसकी कमी ना हो। जब भी आप निदाई गुड़ाई करें उसके बाद में खेत में हमको पानी की सिंचाई करनी है ताकि आपकी पौधों की बढ़वार अच्छी हो। इस प्रकार किसान भाई आप बताई हुई बातों का ध्यान रखें और निश्चित रूप से आप अच्छी मूंग की खेती कर सकते हैं। जी हाँ, तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। कार्यक्रम में और भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत स्वागत है और बढ़ते हैं अब अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश के अधिकतर किसान भाई खेती के साथ साथ गाय भैंस का पालन करते हैं, लेकिन इनसे अधिक दुग्ध उत्पादन लेने के लिए जरूरी है कि इनके आहार में हरे चारे का समावेश किया जाए। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे जो किसान भाई ग्रीष्मकालीन हरे चारे वाली फसलों की खेती करना चाहते हैं, वर्तमान समय इनकी बुआई के लिए उचित चल रहा है। तो वो हरा चारा वाली कौन कौन सी फसलों की इस समय बुआई कर सकते हैं और उनकी बुआई का वैज्ञानिक तरीका क्या है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं आंचलिक अनुसंधान केंद्र मुरैना के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर संदीप सिंह तोमर। जैसा कि हम देख रहे हैं किसान भाई, ये बसंतकालीन जो सीजन है इसमें हम पशुओं के लिए हरे चारे की फसल जो उगाएं जिससे कि हरे चारे का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया जा सके। सूखे चारे के साथ साथ पशुओं को हरा चारा भी निरंतर मिलता रहे, इसके लिए हम विभिन्न फसलों को उगा सकते हैं जो कि इस समय या बसंतकालीन में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलों में है। जैसे हम ज्वार, मक्का, लोबिया, ये प्रमुख फसल हैं हमारे चारे के लिए, इस क्षेत्र के लिए। तो उत्तम प्रजाति में देखें कि जो ज्वार है उसकी 2 तरह की प्रजातियां आती हैं, सिंगल कटाई वाली, एक कटाई वाली एवं बहु कटाई वाली। तो जैसे हम देखें कि MP चरी 1 और MP चरी 2, पंथ चरी 1, इस तरह की जो ज्वार की प्रजातियां हैं चरी के लिए, स्पेशल चारे के लिए जो उगाई जाती हैं, इनको उगाएं। इसी तरह हम देखें कि मक्का में गंगा 3, गंगा 4, गंगा 5 जो मक्का की प्रजातियां, या जो किसान भाई संकर मक्का उगाते हैं उत्पादन दाने के लिए, तो अगली साल उस मक्के के बीज को हम चारे के लिए अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हम देखें कि चारों में जैसे मक्का या ज्वार हुआ, ये खाद्यान्न वाली फसलों के ग्रुप में आती हैं। इनमें चारे की और गुणवत्ता बढ़ाई जाए, इसके लिए हम इनके साथ में यदि लोबिया को बोएं तो अच्छा गुणवत्ता युक्त, क्योंकि लोबिया हम देखते हैं कि प्रोटीन होता है चारे में, उसी को साथ में इससे उगा तो अच्छा रहेगा। तो इसके लिए बुंदेल 2 और बुंदेल 3 जो लोबिया की प्रजातियां हैं, ये चारे के लिए अच्छी पाई जाती हैं। किसान भाइयों, अभी आपने हरे चारे वाली फसलों के लिए उन्नत बीज चयन के समय रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं खेत की तैयारी और उर्वरक प्रबंधन के बारे में।
तो ये तो प्रजाति की बात थी। अब बात आती है कि हम भूमि का चुनाव किस तरह से किया जाए। जिस भी फसल में आप देखते हैं कि जो रबी की फसल है, जैसे चाहे आलू का खेत खाली होता है आपको आलू खुदाई के बाद, या सरसों कटाई के बाद क्षेत्र खाली होता है, या किन्हीं क्षेत्रों में गेहूं के बाद, और अन्य जैसे कि चने वगैरह का भी फसल खाली होती है खेत, तो उसमें हम ये बसंतकालीन चारे की फसलें उगा सकते हैं। तो जब भी खेत खाली हो, उस खाली होने के बाद तुरंत अच्छी सिंचाई करें। सिंचाई करने के बाद उसमें उचित ओट आती है, उस समय खेत की तैयारी करें। तैयारी के समय 3 से 4 बार अच्छी तरह जुताई करके खेत को भुरभुरा बना लें, और उचित नमी होना चाहिए बीज के जमाव के लिए। अब बात बुवाई के समय खाद और उर्वरक की आती है। तो इन फसलों को कि जहाँ संकर मक्का या संकर ज्वार या बहुकटान वाली ज्वार बो रहे हैं, तो नाइट्रोजन की मात्रा है वो 120 से 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर डालना आवश्यक है। 40 किलोग्राम फास्फोरस और 30 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास को आप उपयोग कर सकते हैं पोटास के लिए। इनके द्वारा जब हम इसको पूर्ति करेंगे तो हम देखते हैं कि आधी नाइट्रोजन की मात्रा आप बुवाई के समय, फास्फोरस पोटास की संपूर्ण मात्रा बुवाई के समय दे देना चाहिए। किसान भाइयों, चारे वाली फसलों से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए बीज की उचित मात्रा तथा बीजोपचार करना तो जरूरी होता ही है, साथ ही साथ इनकी वैज्ञानिक बुआई तकनीक पर भी ध्यान देना होगा। तो आप किस तरह से करें इन कार्यों को, आइए जानते हैं। अब बात आती है बीज की मात्रा की। तो जैसे हम देखें कि ज्वार में हम बोते हैं तो 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। इसी तरह से मक्का में भी 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता पड़ती है, और लोबिया में हम देखें कि 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आवश्यकता पड़ती है। परंतु यदि लोबिया को आप ज्वार मक्का के साथ में लगाना चाहते हैं, तो मक्का के साथ जब भी आप लोबिया को बोएं, बीज की मात्रा आधी कर दें, 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पर्याप्त मानी जाती है। कि जब बुआई की बात आती है तो बीज को उपचार जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि विभिन्न बीमारियां होने की संभावना रहती है। इसलिए 2 ग्राम कार्बेंडाजिम या थायरम प्रति किलो बीज के हिसाब से बीज को उपचारित करके ही बोना चाहिए। किसान भाइयों, ग्रीष्मकालीन चारे वाली फसलों से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए कतार से कतार की दूरी 20 से 22 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखते हुए बुआई करें। इसके अलावा चारे की फसलों में खरपतवार नियंत्रण और सिंचाई प्रबंधन करते हुए कटाई कैसे करनी है, आइए जानते हैं। इनके साथ साथ अब देखें कि खरपतवार नियंत्रण नाशी भी जरूरी है। किन्हीं क्षेत्रों में इन गर्मियों में 60 जो होता है बहुत होता है, ट्रायंथमा जिसे कहते हैं, या लेसुआ होता है। तो इसके नियंत्रण के लिए आपको पेंडीमेथिलिन जो दवा आती है उसकी 3.3 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुआई के दूसरे दिन आप उपयोग कर देंगे तो देखेंगे कि इसमें कोई भी खरपतवार नहीं उगते हैं। या केवल ज्वार बो रहे हैं तो आप उसमें 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से एट्राजीन का भी उपयोग कर सकते हैं, और इसको उपयोग करने से उसमें कोई खरपतवार नहीं होते हैं। अब बात आती है कि उचित जल प्रबंधन की। जब आपने फसल बो दी और फसल की जब बढ़वार होने लगती है तो हम देखें कि पहला जो सिंचाई है लगभग 25 दिन की फसल 30 दिन की हो जाए उस समय करें। फिर हम देखें कि जैसे जैसे मौसम के अनुसार फसल बढ़ती जाती है तो आप देखें कि हर 15 दिन बाद उसमें सिंचाई करते रहेंगे तो उचित बढ़वार होगी। जो हमने नाइट्रोजन की आधी मात्रा बुवाई के समय हुई, शेष जो मात्रा है उसको 2 बराबर बांट लें। पहली सिंचाई जब करते हैं 30 दिन के आसपास उस समय डाल दें। शेष 1/4 मात्रा को आप जब देखें कि 60 से 65 दिन की हो उस समय डाल देना चाहिए, तो देखेंगे कि उससे अच्छी बढ़वार होगी। इस तरह से हम देखें कि जब फसल आपकी लगभग जैसे ज्वार है तो वो लगभग 55-60 दिन की हो जाए तो हम कहते हैं कि कटाई के लिए तैयार है। परंतु ज्वार में जब जैसे भुट्टा निकलना शुरू हो, फूल बनने की अवस्था जैसे कहते हैं, उस समय यदि आप कटाई करेंगे तो चारे की गुणवत्ता सबसे उपयुक्त अच्छी मानी जाती है। इसी तरह से जब मक्का और लोबिया जो अपने साथ साथ बो रखा है तो उसमें जब दोनों फसल हैं ये लगभग 55-60 दिन की हों उस समय आप चारे के लिए कटाई करें और पशुओं को खिलाएं। अच्छा गुणवत्ता युक्त चारा आपको मिलेगा। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द होंगे हाजिर।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे प्रदेश के बहुत से किसान भेड़ पालन करके अच्छा लाभ कमा रहे हैं और इस लाभ में जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो है ऊन कतरने का। इस कार्य को अधिकांश भेड़ पालक कैंची द्वारा हाथ से कटाई करते हैं, जिसमें श्रम, समय, मजदूरी अधिक लगती है। इतना ही नहीं, कैंची द्वारा ऊन कतरने से भेड़ों को भी बहुत कष्ट होता है और इन्हीं सब समस्याओं को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने भेड़ों की ऊन कतरने के लिए नई मशीन इजाद की है। इस मशीन के द्वारा कोई भी आदमी भेड़ों से ऊन की कटाई आसानी से कर सकता है और ऊन की गुणवत्ता भी अच्छी रहती है। तो इस मशीन के बारे में कुछ जानकारी चाहते हैं एक किसान भाई, तो मिलते हैं पहले उन्हीं से। उतार है गोदरी से। क्या करते हो? भेड़ चलाते हैं साहब। कितनी भेड़ है आपके पास? 150 भेड़ है। पहले ऊन कैसे कतरते थे? कैंची से कतरते। कैंची से एक तो कतरता तो एक तो टाइम ज्यादा लगती है। हाँ। और एक तो आदमी बहुत सजता है। हाँ, फिर उसके पैसा ज्यादा लगता था। हाँ, और एक तो खर्चा भी बहुत बैठता है। एक कैंची से कतरते जानवर पशु कट भी लाग सकता है। हाँ। तो आगे कैसे कतरोगे भेड़े? अब तो मशीन नहीं कैसे कतरेंगे। तो भेड़ पालकों के लिए वुल शेयरिंग मशीन कैसे लाभकारी है और इसे कहां से खरीदें और इसकी कीमत कितनी है, इन सब चीजों के बारे में जानते हैं विषय विशेषज्ञ हितेंद्र यादव से। तो जो ये शेयरिंग का जो मशीन का है, इससे पहले क्या होता था, ऊन कतरन जो की जाती थी कास्ट से की जाती थी। कास्ट से जो करते थे उसमें समय बहुत अधिक लगता था। एक भेड़ को करने में कम से कम आधा घंटा लग जाते थे। बहुत एक्सपर्ट के द्वारा होता था तो 20-25 मिनट, नहीं तो आधा घंटे से। और भेड़ को बहुत कष्टदायी स्थिति में रखा जाता, उसके चारों पैर बांधे जाते थे। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि पैर बांधते समय या उसकी गर्दन को लंबा करके फिर वो काट किया जाता था। तो टाइम टेकन था। अब वो जॉब था। अब एक चीज उसका सबसे बड़ा कारण ये मैन पावर भी खत्म हो रही है। अगर एक भेड़ पालक का फ्लॉक 500 भेड़ का है तो उसके लिए 2 दिन में निपटाने के लिए कम से कम 25 आदमियों की आवश्यकता होती है, लेकिन वो अब आदमी भी नहीं मिलते हैं। और वो कितने पैसे पेड करता है? एक भेड़ काटने के लिए 20 से 30 रुपए लेता है वो काटने वाला। भेड़ों के पालन से किसान भाई 2 तरह से कमाई कर सकते हैं। एक तो मीट बेचकर जो एक भेड़ से एक बार ही मिलती है, दूसरा ऊन बेचकर जो कि हर साल प्रति भेड़ से ली जा सकती है। भेड़ों से ऊन साल में एक बार निकाली जाती है। पुराने जमाने में भेड़ों से ऊन को कैंची से निकाला जाता था, लेकिन आज ऊन निकालने के लिए बाकायदा मशीनों का प्रयोग किया जाता है। मशीन के द्वारा ऊन निकालने से मुख्य रूप से 2 फायदे होते हैं। एक तो समय की बचत होती है, दूसरा भेड़ों में कटने या जख्म होने की संभावना भी कम रहती है। यदि फिर भी कोई कट या जख्म हो जाता है तो हमें तुरंत बीटाडीन या ट्रॉपिकल स्प्रे का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि इन्फेक्शन का खतरा न रहे। वहीं जो मशीन हमारे पास है, मशीन जो अगर मशीन कोई भेड़ पालक उसको सीख लेता है तो 3 से 4 मिनट लेता है एक भेड़ को निकालने के लिए। और जो जनरेटर का यूज कर रहे हैं तो जनरेटर में अगर आप 1 लीटर तेल का यूज करेंगे तो 20 से 25 भेड़ निकल जाती है। तो इकोनॉमी देखेंगे आप तो बहुत सस्ता पड़ रहा है इससे और बहुत जल्दी हो जाता है, एक ही आदमी द्वारा किया जा सकता है। तो इसी तरीके से इस पूरी तरीके से मशीनों को चलाने की कोशिश किया जा रहा है। जो हम अपने भेड़ पालक भी लाए हैं, जो किसान भाई, तो जो हमारे एक्सपर्ट ऊन शेयरर एक ज्योतिराम पेटवाल हैं कि ये चंदमोहन भट्ट हैं, तो इनके द्वारा इनको ऊन शेयरिंग सिखा के तो कोशिश की जा रही है कि ये सारी अपनी जो भेड़ को मठाएं तो अपनी ऊन शेयरिंग तो एक समय में एक आदमी बहुत कम समय में उसको निपटा सकता है। अभी फिलहाल तो मशीन सारी ये विदेश से ही आ रही है। एक है जैसे आप देख रहे हैं कि हैनीजर की मशीन है हमारे पास और एक ये लिस्टर की मशीन है। दोनों कंपनियां बाहर की हैं। तो एक मशीन की कीमत करीबन 1.5 लाख के आसपास पड़ जाती है। जो हम यहाँ बीकानेर आए तो बीकानेर का भी कारण ये था कि हाँ तो इन लोगों को और कुछ चीज़ें भी देखने को मिल जाएंगी। जैसे ऊन की मंडी बहुत बड़ी है बीकानेर में और किस तरह की क्वालिटी की ऊन की आवश्यकता पड़ती है और किस प्रयोजन के लिए पड़ती है। कालीन के लिए तो आपकी मारवाड़ी वाली चलिए, और अप्रैल वूल के लिए तो जो हमारे उत्तराखंड में पाई जाती है जिसका माइक्रोन होता है 18 से लेकर 24 तक का। और ये जो आपके गलीचे और इसमें जो यूज होती है इसका होता है 32 से 38। तो ये चीज़ को भी इनको दिखाना था किस किस तरीके की अपने इंडिया के अंदर वूल है, किस किस तरीके की और किस किस पर्पज से किस किस काम में यूज की जाती है, उसका ही बहुत इफेक्ट पड़ता है। जो आप काट से जो करते हैं, काट का मतलब जो कैंची से करते हैं तो वो प्रॉपर नहीं कट पाता, उसमें छूट जाती है ऊन। तो मशीन से जो ऊन कटेगी प्रॉपर एक बराबर आएगी। बराबर आने का मतलब उसका लेंथ इंक्रीज कर जाता है, जो कि वूल की रेट में बहुत बड़ा रोल निभाता है। एक माइक्रोन हो गया, एक लेंथ हो गया, एक उसकी ईल्ड। ये 3 चीजें हैं जो वूल के रेट को डिसाइड करती हैं। तो उसमें एक महत्वपूर्ण है लेंथ। तो लेंथ पे इस मशीन से करीबन बहुत फर्क पड़ जाता है उसका। और सबसे बड़ी बात मैंने यही बताई कि उसका टाइम टेकन यानी समय बहुत कम लग रहा है और मैन पावर खत्म होने की वजह से एक आदमी अपने फ्लॉक को अपने इच्छा के अनुसार अपने हिसाब से वो काम को कर सकता है।
एक भेड़ को निकालने के लिए अगर आदमी ठीक से काम करता है तो वो 3 से 4 मिनट एक भेड़ को मशीन से नहीं। आप ये देखेंगे कॉस्ट देखेंगे मुश्किल से मुझे 5 रुपए के आसपास कॉस्ट आएगी। तो जैसा विदेशों में हो रहा है उसको भी पूरा तरह से फॉलो करते हुए जितनी भी टेक्निक यहाँ ला सकते हैं उसको लाने की कोशिश, जिससे भेड़ पालन उद्योग काफी आगे बढ़े। अब बात करते हैं उत्पादन का। यदि औसतन रूप से देखा जाए तो प्रति भेड़ से लगभग 4 किलोग्राम तक ऊन का उत्पादन लिया जा सकता है। इसके अलावा ऊन का उत्पादन भेड़ के आकार, वजन और खुराक पर भी निर्भर करता है। यदि मूल्य की बात करें तो धुली धुलाई ऊन का मूल्य 90 रुपए प्रति किलोग्राम और बिना धोई ऊन 70 से 80 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बिकता है। अगर हम इसकी खपत और उपयोग की बात करें तो ग्रामीण इलाकों में ऊन का इस्तेमाल स्वेटर्स, कोट, जैकेट, शॉल इत्यादि बनाने में किया जाता है। शहरों में इसका इस्तेमाल कंबल, रजाई और गर्म कपड़े बनाने में किया जाता है। अब यदि बात करें बाजार की तो इसकी बिक्री हेतु बाजार हर जगह उपलब्ध है। अब आइए जानते हैं वुल शेयरिंग मशीन का उपयोग करने वाले किसान से कि ये मशीन किस प्रकार से भेड़ पालकों के लिए लाभकारी है। हमने अभी देखी मशीन से ऊन निकाली जा रही है। पहले हमारे यहाँ कैंची से निकाली जाती है तो जिससे कि नुकसान होता है, टाइम लगता है ज़्यादा और उससे बहुत टाइम खर्च हो रहा है। कभी कभी हमें मजदूरों को रखना पड़ता है अधिक भीड़ होने के कारण, और मजदूरों को अधिक पैसा भी देना पड़ता है, समय का भी बहुत लॉस होता है। और अब मशीनें आ रखी हैं, मशीनों से बहुत इजीली वर्क होता है, समय बचता है, पैसा बचता है। जो हम कैंची से काटते थे भीड़ के कटने का डर रहता था और हमारे हाथ भी कटने का डर रहता था। अब मशीन से ना भीड़ कटती है ना हाथ कटता है, समय बचता है, कॉस्ट बचती है और बहुत ईजिली है। मशीन द्वारा जो काटा जाता है उससे ऊन अच्छी निकलती है, लंबी निकलती है और रेट भी हमें ज़्यादा मिलता है। ऊन जितनी लंबी होगी रेट उतना ज़्यादा मिलेगा और इससे हमें बहुत फ़ायदा है और हम इसी का उपयोग करेंगे। मैं स्वयं भेड़ पालक हूं और मैं खुद इसका उपयोग करूंगा और मैं सभी भेड़ पालक भाइयों से कहना चाहता हूं कि वो भी इस मशीन का उपयोग करिए, देखिए कैसे करते हैं और समय का कैसे बचत होता है, पैसे की कैसे बचत होती है और ऊन की अच्छी रकम हमें कैसे प्राप्त होती है। ज़रूर उपयोग करिए। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम महाराजपुर, जिला भिंड के कृषक अशोक शर्मा ने। यह गेहूं की फसल में सिंचाई प्रबंधन और कंडवा रोग के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो अशोक शर्मा जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। गेहूं की कुछ उर्वरक और जो इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इस एरिया के लिए हमें कम से कम 5 से 6 पानी सिंचाई देनी पड़ती है गेहूं के लिए। गेहूं की यहाँ पर खूब अच्छी हमारे पास में अच्छी उत्पादन देने वाली वैरायटीज़ भी हैं। हमारी राज सीरीज की जो वैरायटी राजस्थान की हैं वो बहुत अच्छा उत्पादन देती हैं। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में सिंचाई प्रबंधन की बात करें तो इसमें सिंचाई भूमि की किस्म और फसल की अवस्था के आधार पर समय पर करना काफी लाभकारी पाया गया, जिसमें प्रथम सिंचाई 20 से 25 दिनों पर करनी चाहिए और दूसरी सिंचाई बुआई के 40 से 45 दिनों पर करें। तीसरी सिंचाई 60 से 65 दिनों की अवस्था पर करें। चौथी सिंचाई गेहूं की बुआई के 80 से 85 दिनों पर करनी चाहिए। पांचवी सिंचाई 100 से 105 दिनों की अवस्था पर करनी चाहिए और अंतिम सिंचाई गेहूं की फसल में 115 से 120 दिनों पर करनी चाहिए। यदि किसान भाई इन सिंचाइयों को सही समय व विधि से करेंगे तो उन्हें गेहूं की फसल से भरपूर पैदावार मिलेगी। इसके अंदर कीड़े और बीमारियों का प्रकोप भी काफी होता है। अभी आप देख रहे हैं कि ये बीमारी जो है ये इसको हम खुली कांगियारी कहते हैं, ये लूज स्मट कहते हैं, जो कि एस्टिलागो न्यूडा ट्रीटिसाई से फैलती है। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में कई तरह के रोगों का प्रकोप होता है, जिसमें एक प्रमुख रोग है कंडवा रोग। इसे स्मट के नाम से भी जाना जाता है। तो किसान भाई, इस रोग की सही पहचान कैसे करें और समय रहते नियंत्रण के कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इस बारे में सुझाव के लिए मिलते हैं। इंटरनल सीडबोर्न बीमारी है। इस फफूंद के जो बीज हैं वो अभी बीज के साथ चले जाएंगे एम्ब्रियो में सेट होकर के, और अगली बार जब फसल की हम बुआई करेंगे उस समय
ये बीज के साथ ही अंकुरित हो जाएंगे और जैसे ही इसकी बाली अवस्था आती है ये अपने लक्षण दिखाएंगे और पूरी की पूरी बाली है जो आप देखेंगे इसके जो लक्षणों के हिसाब से पूरी बाली कन्वर्ट हो जाएगी, बीज उसके अंदर एक भी नहीं बनेगा, सारा काला पाउडर बन जाएगा। उस समय सावधानी रखने की जरूरत एक तो यह है कि जैसे ही बाली शुरू में निकलती है इस तरह की जिसमें काला पाउडर होता है उसमें उसको तोड़ के दबा देना चाहिए। नहीं तो ये पाउडर जो है वो गेहूं के फूलों के ऊपर सेट हो जाएगा और सारे दाने इसके खराब हो जाएंगे। अगली बार जब हम बोएंगे तो वो सारे के सारे बीजों के अंदर ये फफूंद के बीज हैं वो चले जाएंगे। इनके निदान के लिए बड़ा अच्छा इलाज है, बड़ी एक अच्छी तकनीक जो बनाई हुई है। बीज उपचार के लिए हमें इसमें कार्बेंडिजम या फिर बीटावैक्स पाउडर का 1 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से हम अगर उपचारित कर देंगे तो ये 100% नियंत्रित हो जाती है। उसके बाद में खड़ी फसल के अंदर इसमें कोई लक्षण दिखाई नहीं देंगे। तो राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अधिक लाभ प्राप्त करने हेतु कैसे करें लोबिया की उन्नत खेती। दुधारू पशुओं में अफरा की समस्या और उसका निदान। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512 और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तो हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन कल फिर इसी समय होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।